हेलो फ्रेंड, आज हम आपको लिए लेकर के आए हैं बिहार एसएससी यानी बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आप नए हैं तो ज़रूर उसे देख लें, क्योंकि इसे देखने के बाद अगर आप किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको नंबर जो है ज़्यादा आएगा, यानी कि और कंपटीशन में क्या होगा, आपका ज़्यादा स्कोर होगा। तो इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उससे पूछे जाने वाले जितने भी आसपास के जो प्रश्न बनते हैं उसका भी हम इस यहाँ पे डिस्कशन करवाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। तो किसी पिंड का सीमांत वेग किस पे निर्भर नहीं करता है, तो तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए इस पे तो नहीं निर्भर करता है, अब है कि सीमांत वेग किस पे निर्भर करता है, इस बात को हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए जो किसी पिंड का जो सीमांत वेग होता है वो निर्भर करता है वस्तु की क्या, वस्तु की हो गया वस्तु की त्रिज्या पे निर्भर करता है। फिर वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व पे निर्भर करता है। ठीक है, वस्तु का घनत्व पे निर्भर करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तरल का घनत्व पे निर्भर करता है। ठीक है, तरल का घनत्व हो गया, तरल का घनत्व पे निर्भर करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो श्यानता गुणांक, ये सभी पे क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, तरल की ऊंचाई पे निर्भर नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है वो क्या होती है कि निर्वात से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ये कौन सा पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है अवतल दर्पण का। अगर वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या इसकी यानी कि उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो किसी भी दर्पण का अगर वक्रता केंद्र पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका वक्रता केंद्र पे ही क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो देख लीजिए पाराश्रव्य यहाँ पे पूछा गया है, तो पाराश्रव्य के जिनकी आवृत्ति कितना होती है, तो पाराश्रव्य उसको कहते हैं जिसका क्या होता है, आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है। जिसका क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसमें देखिए इसमें 3 तरह के होते हैं, ये हम जान गए पाराश्रव्य। एक होता है क्या, 20 हर्ट्ज से कम। तो 20 हर्ट्ज से जो कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अवश्रव्य। क्या बोलेंगे, अवश्रव्य बोलेंगे। ठीक है, अवश्रव्य बोलेंगे। और वही अगर यहाँ पे अगर रहता कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्रव्य बोलते हैं। अब मनुष्य जो है इसी को क्या करता है, सुनता है किसको, श्रव्य को, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति को क्या करता है, मनुष्य के द्वारा सुना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है विद्युत आकर्षण का नियम। विद्युत आकर्षण का नियम जो है दोस्तों ओम के द्वारा नहीं है। विद्युत आकर्षण का नियम जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कूलॉम के द्वारा क्या किया गया है, दिया गया है। अगर हम बात करें कि ओम के द्वारा क्या दिया गया है, तो विद्युत प्रतिरोध का, अगर आपसे पूछे कि विद्युत प्रतिरोध का नियम, विद्युत प्रतिरोध का नियम कौन दिया है, तो विद्युत प्रतिरोध का नियम जो है ओम ने दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इनमें से जो भी दिया हुआ है ये सही है, कौन सा गलत है, तो ये है विद्युत आकर्षण का नियम कौन, तो कूलॉम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग बराबर होती है। तो परमाणु संहति जो होती है किसकी संख्या के योग के बराबर होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर कि केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर होती है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है हमारा, यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है वो किसके किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच
एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बल कार्य करता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बल कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे संजक बल बोलते हैं। अगर यहीं पे अगर आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ रहता है कि दो विपरीत अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो विपरीत अणुओं के बीच कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर असंजक हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही पदार्थ कहेगा तो क्या हो जाएगा? ससंजक बल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है? तो डॉपलर प्रभाव किसके लिए लागू होता है? तो सापेक्ष गति के लिए क्या होता है? सापेक्ष गति के लिए डॉपलर प्रभाव लागू होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसद के किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? किसके लिए? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो कि कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के लिए किया गया है, ठीक है। किस राज्य ने किया है? तो गुजरात ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनिल बैजल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विजय कुमार सक्सेना जी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु तो वहाँ की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। सैनिटरी उपलब्ध क्या कराया जाएगा? वहाँ के महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो वो कौन सा देश है? तो वो है स्कॉटलैंड। कौन है? स्कॉटलैंड है, ध्यान रखिएगा, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के लिए किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो ये किन के लिए की गई है? तो रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता जो हैं उनके लिए क्या किया गया है? आसान ऋण प्रदान करने की योजना जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौते में शामिल नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले आपको जान लेना है कि RCEP, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि RCEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीजनल कॉरपोरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या होता है? रीजनल कॉरपोरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आर से क्या होगा? रीजनल, ई से इकोनॉमिक, RCEP है तो आर से क्या होगा? रीजनल, सी से क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव, ई से क्या होगा? इकोनॉमिक, और पी से क्या होगा? पार्टनरशिप। समझौता में शामिल नहीं है, यहाँ पे नहीं है शामिल, तो ये क्या है? तो अपना देश भारत जो है क्या है? इसमें RCEP में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 109वां देश सदस्य देश बना है? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 109वां सदस्य देश कौन बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन बना है? तो अंडोरा बना है। क्या बना है? कौन बना है? तो अंडोरा बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का थीम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? तो 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम जो है क्या है? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। क्या है? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार थीम क्या किया जाता है? पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा 101वां स्थान। कितना स्थान पे है? तो 101वां स्थान पर है। और कितने देशों में 101वां स्थान मिला है इनको, भारत को? तो 116 देशों में क्या हुआ है? 101 स्थान प्राप्त हुआ है किसको? भारत को। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो 101वां है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, तो बिहार के बारे में पूछ रहा है कि बिहार के किस
जिले में सर्वाधिक जो है वन में वृद्धि हुआ है, तो किस में हुआ है, तो कैमूर में हुआ है। ये तो पहला नंबर में कैमूर हो गया। अगर दूसरा और तीसरा में अगर पूछा जाए, अगर क्रम दे दिया गया होता कि सजाने के लिए, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कैमूर है जो प्रथम नंबर पर है। दूसरा में कौन है, तो दूसरा में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है वो है जमुई। और तीसरा में अगर आपसे पूछे तो तीसरा में क्या होगा, नवादा होगा। तीसरा में सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुआ है, तो नवादे में हुआ है। अगर कैमूर के देखिए प्रथम नंबर पे कैमूर है, तो इसका परसेंटेज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि 31.56% क्या हुआ है, कैमूर में जो है वन में वृद्धि हो गई है 2021 में। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है। तो एससीओ का 9वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एससीओ का 9वां जो सदस्य देश बन गया है वो कौन बना है, तो वो बन गया है हमारा ईरान बन गया है। ठीक है, कौन बन गया है, ईरान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार विनिमय कौन करता है। तो भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है, कौन रेगुलेट करता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो कौन करता है, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है, ये रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक यानी कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। तो देखिए किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है, तो वो है हमारा क्या, जाइलम है। क्या है, जाइलम। ठीक है, जाइलम ऊतक को कहा जाता है क्या, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। देखिए यह जो है जाइलम ऊतक पौधे के जड़, तना, पत्तियों में क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। ठीक है, ये जाइलम ऊतक कहाँ रहता है, तो पौधों के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे चालन ऊतक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक, ये तो प्रश्न आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये आपको देखना है। तो देख लीजिए क्या है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो डी ब्रिज ने दिया है। फिर है कि विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया, ये भी सही है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया है, तो बीडल एवं टेटम ने दिया है। तो ये क्या है, इनमें से सभी क्या है, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है। तो देखिए निम्न में से कौन सा जीव है जो एक कोशिका का बना होता है, तो वो कौन है, अमीबा जो है क्या है, यूनिसेलुलर है। जीवाणु भी यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम, यानी उपयुक्त सभी क्या है, यहाँ पे जितने भी जीव इसमें दिए हुए हैं वो सभी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, अर्थात एक कोशिकीय जीव हैं। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने वाला भाग कौन सा है, तो वो है यकृत। कौन है, यकृत है जो क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। और यकृत ही क्या करता है कि ग्लाइकोजेन का निर्माण एवं संचित करने का काम करता है। ग्लाइकोजेन का बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लाइकोजेन का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजेन का निर्माण एवं संचित करने का काम कौन करता है, निर्माण एवं संचित करने का काम कौन करता है, तो ये करता है हमारा यकृत। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है। तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो अपेंडिक्स होता है वो उसका कोई भी कार्य नहीं होता है। ये क्या होता है, कोई भी कार्य, ये एक अवशेषी अंग होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्य के जो शरीर में जो अपेंडिक्स पाया जाता है वो किस भाग में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो है हमारा बड़ी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो बड़ी आंत में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि माता का रुधिर वर्ग, पूछा जा रहा है कि यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। तो इसका क्या होगा, संतान का रुधिर वर्ग A होगा या फिर क्या होगा, B होगा।
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस रोग के विकृति के लिए, कह रहा है कि कौन से रोग के लिए जो है बिडाल परीक्षण यानी बिडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा रोग, तो ये टाइफाइड के लिए क्या होता है, बिडाल टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। किसके लिए, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर जो टाइफाइड होता है वो ये जो टाइफाइड है, ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये कैसा है, तो बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अब कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो क्या कौन सा होता है, तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, बैक्टीरिया का नाम है ये, इसी के द्वारा क्या होता है कि टाइफाइड होता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। पादपों में कह रहा है कि पादपों में जो है जिस प्रक्रिया से क्या किया जाता है कि अवशोषित किया जाता है, जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, पाराशरण। क्या कहते हैं, पाराशरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पक्षी और चमगादड़ जो है अच्छा उड़ते हैं, ठीक है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, ठीक है, क्यों है भाई, तो ध्यान रखिएगा। देखिए चमगादड़ और पक्षी में अंतर क्या होता है, तो चमगादड़ की अगर हम बात करते हैं तो चमगादड़ में जो है डायफ्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है। और यही अगर हम बात करें पक्षी में तो डायफ्राम के जगह पे क्या पाया जाता है, तो वायु कोष्ठ पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, तो वायु कोष्ठ पाया जाता है। अब वायु कोष्ठ होने के कारण ही क्या होता है, ये काफ़ी हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण क्या होता है, पक्षी जो है आसानी से हवा में उड़ सकता है, लेकिन चमगादड़ जो है आसानी से क्या होता है, उड़ सकता है। तो अंतर क्या है दोनों में, कि अंतर यही है कि चमगादड़ में क्या होता है, वायु कोष्ठ की जगह डायफ्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है मध्यपट यानी डायफ्राम के कारण क्या होते हैं, ये क्या है, दोनों अलग हैं। तो यहाँ क्या है, चमगादड़ में क्या होता है, मध्यपट में डायफ्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व हैं, अस्थियों और दांतों में मौजूद जो रासायनिक तत्व हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम फॉस्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम न्यूट्रॉनिक समूह है, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक। अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है। अब देख लीजिए यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा। और कैसे हम पता किए, तो देखिए यहाँ पे देखना है कि जो 14 दिया हुआ है, हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 में से क्या करेंगे, इसका 6 जो है एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, मास नंबर दिया हुआ है, तो निकालिए। तो 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन अगर निकालते हैं इसमें से तो 15 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो क्या हो गया, 8 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे न्यूट्रॉन अगर निकालना है आपको तो 16 में से 8 को घटा दीजिए तो क्या हो गया, 8 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी तत्व दिए हुए हैं वो सभी का क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या जो है 8 है, और सम का मतलब हो गया बराबर, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो निम्नलिखित में से जो जिसका अयस्क है वो कौन सा है, तो एल्युमिनियम का। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण इसका अयस्क जान लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट है, क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट याद रखिएगा किसका है, एल्युमिनियम का है। अगर आपसे कहा जाए कि कोरंडम, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोरंडम किसका है, तो कोरंडम भी किसका है, हमारा एल्युमिनियम का ही अयस्क है, ठीक है, बार बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग क्या हो जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। किसके कारण, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या होता है कि पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का तो इसका अन्य नाम क्या है, नीलत होता है। इसका अन्य नाम क्या है, इसका सॉरी यहाँ पे
इसका अन्य नाम क्या है? नीला थोथा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? नीला थोथा। अगर हम बात करें कि बेकिंग सोडा का अन्य नाम क्या है, तो ये बेकिंग सोडा का जो अन्य नाम है क्या है? सोडियम। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कास्टिक सोडा की, तो कास्टिक सोडा को क्या बोला जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सभी प्रश्न जो है आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, और जब भी कोई भी अगला अगर प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं तो हो सकता है इसके जगह पे ये पूछा जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अगर शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप इस सीरीज़ को देखते रहते हैं और बने रहते हैं वीडियो में, तो आपको अगले सेट में आपको धीरे धीरे क्या होगा कि नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये जो है हमारा जब भी ऑपरेशन होता है तो इसको बेहोश करने के लिए, यानी निश्चेतक के रूप में ये भी पूछा जाता है। निश्चेतक के रूप में क्या किया जाता है? इसको इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी सभी इसमें जितने भी TNG हो गया, पोटेशियम क्लोरेट, TNT हो गया, ये सब सभी क्या है? विस्फोटक हैं, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है? विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पे क्या होता है कि खट्टा क्यों हो जाता है? तो ये क्या किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो अगर सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो क्या होगा? एशिया होगा, लेकिन निम्नलिखित में से जो दिया गया है उसी में से ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। तो क्रम में एक बार देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा जो है हमारा एशिया है। सबसे बड़ा कौन है? एशिया है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? अफ्रीका हो जाता है। अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा कौन है? तो अफ्रीका के बाद जो है सबसे बड़ा कौन है? उत्तरी अमेरिका। कौन है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद हमारा दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के बाद कौन है? तो दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका है। उसके बाद अंटार्कटिका के बाद कौन है? तो यूरोप है। यूरोप के बाद कौन है? तो यूरोप के बाद हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो गया, एशिया सबसे बड़ा हो गया। यहाँ पे निम्नलिखित देखिए, ये इसलिए हम बता दिए क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा दिया हुआ है। अब इसमें से कोई चार आपको ऑप्शन में दे सकता है, ये भी चार दे सकता है, इसमें से आपको चुनना हो जाएगा। तो फिर कौन हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो देखिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। देखिए क्या कह रहा है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो किस प्रकार के? तो बलित पर्वत में क्या विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि बलित पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं। तो देखिए हिमालय पर्वत जो है हमारा क्या है? हिमालय जो है क्या है? हिमालय भी हमारा बलित पर्वत का ही उदाहरण है। अगर हम बात करें आल्पस की, तो आल्पस भी क्या है? बलित पर्वत ही हैं। अगर हम बात करें यूराल की, तो यूराल भी क्या है? यूराल भी हमारा बलित पर्वत ही है। ठीक है, अगर हम बात करें रॉकीज़ की, तो रॉकीज़ भी क्या है? बलित पर्वत का ही उदाहरण है। अगर हम बात करें एंडीज़ की, तो ये सब की सभी जो है जितने भी ये हिमालय, अल्पस, रॉकीज़, यूराल, एंडीज, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी बलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन कौन से पर्वत हो सकते हैं, तो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण में दो पूछा जाता है हमेशा, उसको ध्यान रखिएगा। एक है सॉल्ट रेंज। पूछा जाएगा कि सॉल्ट रेंज जो है हमारा किस पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट याद रखिएगा। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट याद रखिएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट किसका उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट अब एक बात और ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए सबको देख लिए, तो अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण ये है जैसे विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल जो है क्या है? विंध्याचल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सतपुड़ा है, सतपुड़ा हो गया। फिर नीलगिरी है, पारसनाथ है, राजमहल की पहाड़ी हैं, ये सभी क्या हैं? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। देखिए कह रहा है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है? बाब अल मंदेब की जल संधि। क्या है? बाब अल मंदेब की जल संधि है। अब हम देख लेते हैं कि मलक्का जल संधि के द्वारा कौन कौन से जोड़ा जाता है। तो ठीक है, तो इसको
अंडमान और दक्षिणी चीन सागर को क्या करता है, अंडमान और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वही अगर हम बात कर ले हारमुज की, तो हारमुज जो है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी, देखिए फारस की खाड़ी हो गया, फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच कौन है, तो हारमुज जल संधि है। तो उम्मीद करते हैं याद रखिए। मलक्का जल संधि, देखिए दो बार हम लोग इसलिए रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन आप ज़्यादा क्वेश्चन भी सीख रहे हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है, देखिए मलक्का जल संधि में हम बताए थे क्या क्या, मलक्का जल संधि में हम बताएं आपको कि अंडमान और दक्षिणी चीन सागर के बीच है। बाब अल मंदेब की जल संधि में आप देखेंगे कि हिंद महासागर और लाल सागर के बीच है। वही हारमुज जल संधि है, तो हारमुज जल संधि किसके किसके बीच बताएं, फारस और ओमान के बीच। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बाब अल मंदेब की जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी। ये क्या है, नीलगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान लीजिए कि ये हमेशा पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी जो है उसके सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम क्या बोलते हैं, दोदा बेटा। क्या बोलते हैं, दोदा बेटा। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि नीलगिरी जो पहाड़ी है उसको दूसरा नाम क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ी को ही कभी कभी क्या बोला जाता है, तो ब्लू माउंटेन। क्या बोला जाता है, ब्लू माउंटेन बोला जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होता है वो निम्नलिखित में से किससे होता है, तो ये जो होता है हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर हम बात कर लें कि कितना वर्षा होता है, तो भारत में जो है देश का जो है भारत में 95% जो वर्षा होती है वो इसी मानसून के द्वारा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वो कौन है, हमारा केरल है। अगर हम बात कर लें कि इसमें कितना उत्पादन होता है, तो भारत में जितना रबर का उत्पादन किया जाता है उसमें से अकेले जो है 76% जो है रबर कहाँ से मिलता है, तो केरल से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी यहाँ पे नहीं है, पूछा है आपसे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तेल क्या हो जाएगा, तेल जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये तेल जो है किसकी है, तो महानदी की। ये किसकी है, तो महानदी की सहायक नदी है। अगर हम बात कर लेते हैं कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो देखिए यह तो आपको पता चल गया कि कोयना, पंचगंगा और भीमा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा दो और नदी है जो कि बार बार पूछा जाता है, वो है क्या, तुंगभद्रा या फिर आपसे पूछा जाएगा घाट प्रभा, तो घाट प्रभा भी किसकी सहायक नदी है, तो घाट प्रभा भी किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो किस प्रकार का वन जो है भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है बृहद क्षेत्रों में भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है वो किनका है आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स का ये कथन है। किनका कथन है, आइवर जेनिंग्स। देखिए ये कथन है किनका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, तो वो किनका कथन है, तो आइवर जेनिंग्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो समाजवादी जो शब्द है वो किसके द्वारा, तो 42वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। 3 शब्द जोड़ा गया
गया है? आप बताइएगा कि समाजवादी और दो और कौन शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक विधेयक में संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, तो कह रहा है कि जब संसद में क्या किया जाता है, एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो कौन सा प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो जब उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाता है तो वो क्या होता है? अधिनियम बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो है हमारा कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। आपको याद रखना है अनुच्छेद यहाँ पे कितना याद रखना है? 61 के द्वारा ही क्या किया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जनमत खो देता है। लोकसभा का कोई प्रत्याशी है जो अपनी जनमत खो देता है, कब? तो अपने वैध मतों का क्या, अगर 1/6% जो है 1/6 अगर वोट नहीं मिला है उसको, तो जनमत खो देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 600 वोट है, ठीक है, वैध मत कितना है? वैध मत जो है, वैध मत हमारा कितना है? 600 है। 600 वैध मत है, मान लेते हैं हम, ठीक है। अगर 1/6 कितना हो गया? 100 वोट। यानी कि अगर वैध मत हुआ है 600 और 100 वोट भी अगर आप प्राप्त करने में असफल हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जमानत राशि जो दिया शुरू में जब जमा हुआ था वो क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। ठीक है, कितना है? तो 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, कह रहा है कि राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है 170 में वर्णित है। ठीक है, एक बात यहाँ पे और याद रखना है, पूछा जाता है प्रश्न में कि अनुच्छेद 164, ठीक है, अनुच्छेद 164 में क्या है? तो अनुच्छेद 164 में है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 164 में क्या किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ठीक है, भारत में का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो क्या है इसका परमाणु रिएक्टर का नाम? प्रथम परमाणु रिएक्टर है, उसका नाम क्या है? अप्सरा है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं यहाँ पे कि आखिर तारापुर है, पृथ्वी है, ये क्या है? ठीक है, तो देखिए तारापुर जो है हमारा क्या है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? तारापुर। क्या कहेगा? भारत का प्रथम आणविक केंद्र, यानी कि भारत का प्रथम ये क्या है? आणविक केंद्र है। ठीक है, आणविक केंद्र याद रखिएगा, ये क्या है? आणविक केंद्र। ठीक है, ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी क्या है? तो ये जो है भारत का प्रथम क्या है? प्रक्षेपास्त्र है। ये क्या है? प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। ध्यान रखिएगा, प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, याद रखिएगा। अप्सरा, तो अप्सरा के बारे में आप जानेंगे कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो देखिए, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो किसका है? तो बांग्लादेश का है। लेकिन फ्रांस का क्या है? तो फ्रांस का जो है क्या है? लिली है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फ्रांस का लिली है। अगर हम बात कर लें जापान की, तो जापान का क्या है? जापान का गुलदाउदी का फूल जो होता है ना, गुलदाउदी है। क्या है? गुलदाउदी है। और वही अगर हम भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा अशोक स्तंभ है। ठीक है, क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें यहाँ पे एक प्रश्न जो है वो क्या होता है कि कभी, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बताइए। बाघ है हमारा। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। अगर हम बात कर लें कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो राष्ट्रीय विरासत पशु अगर आपसे पूछा जाए तब आपको क्या हो जाएगा?
हाथी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या हो जाएगा। देखिए आपको लगेगा कि मेरा क्वेश्चन आसान आया है और आप आंसर लगा के आइएगा, लेकिन आप घर पर आकर के मिलाएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो यही सब छोटे छोटे जो कन्फ्यूजन वाले जो प्रश्न होते हैं आपको डिस्कशन के माध्यम से यहाँ पे बताया जाता है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, और डिस्कशन वाला सेट प्रैक्टिस को ही आप कहीं भी देखें तो डिस्कशन के साथ आप देखें, क्योंकि सिर्फ आंसर बताने के बाद क्या होता है कि आपका टाइम भी जाएगा और आप संतुष्ट भी नहीं हो पाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये डॉल्फिन क्या है। तो डॉल्फिन जो है हमारा क्या है कि राष्ट्रीय जलीय पशु है। ये क्या है, राष्ट्रीय जलीय पशु है। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय जलीय पशु, राष्ट्रीय जलीय सॉरी जलीय पशु नहीं, राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। अब देख लीजिए यहाँ पे फेडरल असेंबली है, तो फेडरल असेंबली कहाँ, किसके संसद को, तो स्विट्ज़रलैंड को। किसके, स्विट्ज़रलैंड को। ध्यान रखिएगा स्विट्ज़रलैंड को। वही अगर हम बात करें जातीय संसद है, तो जातीय संसद किसका है, तो जातीय संसद जो है ये है बांग्लादेश का। ठीक है, ये किसका है, तो बांग्लादेश का है। ठीक है, और वह कहेगा नेशनल असेंबली किसका है, तो नेशनल असेंबली जो है किसका है, फ्रांस का है। नेशनल असेंबली किसका है, तो फ्रांस का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, कह रहे नेपाल के संसद के किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड है। कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है। तो पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है, ये प्रश्न है आपका। तो पर्यावरण जो है इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो देखिए इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले, इससे में क्या होता है कि आप यही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर जैविक संगठक क्या है, अजैविक संगठक क्या है और ऊर्जा संगठक क्या है। तो इसको अगर आप समझ गए होते तो आपसे ये प्रश्न अगर कभी गलत नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि पर्यावरण का निर्माण किससे हुआ है जो कि आप जानते हैं, लेकिन आप यहाँ पे यही नहीं समझ रहे हैं कि आखिर जैविक संगठक के अंतर्गत क्या आते हैं, अजैविक संगठक के अंतर्गत क्या आते हैं और ऊर्जा संगठक के अंतर्गत क्या आते हैं। तो आप जान लीजिए कि जैविक संगठन के अंतर्गत क्या हो गया, जैसे पेड़ पौधा हो गया। ठीक है, पेड़ पौधा हो गया, जंतु हो गया। ठीक है, जंतु हो गया, मनुष्य है या फिर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो सभी क्या हो गए, तो ये जैविक संगठक हो गए। ठीक है, अब अजैविक संगठक के अंतर्गत क्या हो गए, तो अजैविक संगठक के अगर अंतर्गत हो गया स्थल। ठीक है, स्थल हो गया, पानी हो गया। ठीक है, पानी है, पहाड़ है, ये सभी क्या हो गए, अजैविक संगठक हो गए। अब है ऊर्जा संगठक के अंतर्गत क्या आएंगे, तो ऊर्जा संगठक के अंतर्गत वही आते हैं जो क्या हो गया, सौरिक ऊर्जा हो गया। ठीक है, सौरिक ऊर्जा हो गया या फिर भूतापीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। ये सभी क्या हो गया, ऊर्जा संगठन। अब सोचिए कि पर्यावरण का निर्माण जो है, बताइए जीव जंतु के बिना संभव है, नहीं है। पेड़ पौधा स्थल यानी जल वायु के अलावा संभव है, तो नहीं है। और सौर ऊर्जा भी होना चाहिए, भूतापीय ऊर्जा भी जरूरी है। यानी कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है। अगर आप ये सभी अगर आप जानते तो एकदम 100% है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सही एकदम लगाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है। ठीक है, तो क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इक्को मार्क। क्या हो जाएगा, इक्को मार्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो वो है हमारा समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम क्या है, डाइटम। डाइटम के पास क्रिटेशियाई हेरिंग, ये यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो क्या था इसका सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता क्या करना? स्थापित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहित भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो ये हमारा किस क्षेत्र में था? तो ये जो है ये किस में था? तो ये जो है हमारा किस में था? तो दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित था। सॉरी, दक्षिणी क्षेत्र में क्या था? तो प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सर्वाधिक संख्या जो थी अवध से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है? सत्य ही क्या होती है? सत्य ही विजय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है? दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला कौन है? तो ये है हमारा इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 में हुआ। किसके किसके बीच? तो राणा सांगा और किसके बीच? तो अकबर के बीच हुआ। ठीक है, राणा सांगा और अकबर के बीच हुआ। तो इसमें अकबर का उद्देश्य क्या था? तो कि राणा प्रताप को क्या करना? अपने अधीन लाना। राणा प्रताप को क्या करना? अपने अधीन लाना। यहाँ पे क्या हुआ? अकबर ये काम करने में सफल भी हुआ। तो अकबर की इसमें क्या हुई है? जीत हुई है, राणा प्रताप की हार हुई है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ है? तो जौनपुर से फतवा जारी हुआ किसके विरुद्ध? तो ये अकबर के विरुद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कठोपनिषद में। कहाँ मिलता है? कठोपनिषद। ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है कि मूर्ति पूजा आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से ही क्या होता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सीरीज़ काफ़ी अच्छा लगा होगा। डिस्कशन के साथ आपको करवाए हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस है ट्यूटोरियल का है इसमें आपको करवाया जाएगा, वो भी डिस्कशन के साथ। तो धन्यवाद।